ये 2022 का जो हमने पेपर सेट लिया था, पहला सेट, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने सेकंड खा तक बताए थे। अब सेकंड गा का जो है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। MgS प्लस 2Ag प्लस 4 0.0001 m gives out Mg2 प्लस 4 0.130 m प्लस 2Ags। ये दिया गया क्वेश्चन में, और आपको ई सेल यानी इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का दिया गया है 3.17 वोल्ट दिया गया है। ठीक, हम जानते हैं जो सेल रिएक्शन होता है Mg प्लस 4 0.13 m और डबल आबलेट ये हो जाएगा Ag प्लस 4, इसका दिया गया है Ag का 0.0001 m और फिर Ag, ये इसका सेल रिएक्शन होता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अभिक्रिया की बात करें तो Mg जो S है प्लस Ag प्लस 4 0.0001 m रिवर्सिबल Mg2 प्लस 4 0.13 m प्लस 2Ag, ये सेल रिएक्शन है। और इस सेल रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि Mg जो है ये Mg अपने में से Mg2 प्लस 4 दे रहा है यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल रहा है, और इसी तरीके से ये Ag2 प्लस 4 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है। Ag प्लस 4 ये 2 पार्टिकल है, और ये Ag में ये Ag प्लस 4 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी टोटल। इस सेल रिएक्शन में, इस पूरे सेल में देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इसमें से निकल रहा है और इसमें ऐड हो रहा है। एक पे ऑक्सीकरण हो रहा है और एक पर जो हमारा Q होगा, Q ये हो जाएगा Mg2 प्लस 4 और ये होगा Ag स्क्वायर ये अपान Mg, और इधर हो जाएगा Ag प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए इधर वाला हमने ऊपर लिख दिया है और इसको जो है नीचे लिख दिया है। इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, Mg2 प्लस 4 गुणे Ag को हम 1 मानेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और Mg का जो है इसको 1 मानेंगे, और यहाँ पे जो Ag प्लस 4 का है ये 0.001, इसको हम अगर यहां से लाते हैं, देखिए 0.0001 दिया है, इस दशमलव को यहां अगर लाया जाए 1 2 3 4 ये हो जाएगा 10 की पावर -4। ये यहां से यहां लाया जाएगा तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब ये 10 की पावर -4 यहाँ पे होगा, 10 की पावर -4, और इस पर चूंकि वर्ग है तो ये वर्ग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.13 अपान 10 की पावर ये 4 का वर्ग है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.13 गुणे 10 की पावर 8। ये Q निकल के आएगा। इतना समझ में आया? ना समझ में आया? देखिए ये जो हमारा ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन पे इसका हम सेल रिएक्शन देखेंगे तो Mg प्लस 4 और फिर डबल आबलेट Ag प्लस 4 Ag,
और इसका हम अगर रिवर्सल में देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो केवल तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। और इसका जब Q निकालेंगे तो Q जो है ये ऊपर हो जाएगा और ये इधर वाला नीचे आ जाएगा, और इसका जो है वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये हमारा Q निकल के आ जाएगा। अब इसके देखिए इस वैल्यू को हम नरेस्ट समीकरण में रख देंगे। तो नरेस्ट समीकरण के अनुसार हम जानते हैं नरेस्ट समीकरण E सेल बराबर E0 माइनस 059 अपान n log बेस 10 Q होता है। ये Q जो है हमने निकाल लिया है, यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे और E सेल हमारा जो है दिया गया है, ये हो जाएगा E सेल इक्वल सेल की वैल्यू रख देंगे 3.17 माइनस 0.059 अपान n की वैल्यू जो है 2 इलेक्ट्रॉन थे और log बेस 10 ये हो जाएगा 0.13 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो E बराबर प्लस 2.96 वोल्ट ये हमारा जो है E सेल जो है निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है तीसरे का नॉन स्टाइकियोमेट्री दोषों को चित्रों की सहायता से समझाइए। ठोसों के जो क्रिस्टल होते हैं तो क्रिस्टल के बनने में कहीं न कहीं कोई अनियमितता आ जाती है और उन्हीं अनियमितता के कारण ही उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को दोष कहा जाता है। तो जो क्रिस्टल के दोष होते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बिंदु दोष कहते हैं, बिंदु दोष, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष, और अगला है रेखीय दोष, रेखीय दोष। ये जो डिफेक्ट होते हैं, क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होते हैं वो जो है 3 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, स्टाइकियोमेट्री दोष और अगला है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। अब ये जो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है धातु अधिकता का दोष और दूसरा है धातु न्यूनता का दोष। एक धातु अधिकता का दोष है और एक धातु न्यूनता का दोष है। ये भी 2 भाग हैं, 2 भागों में बांटा गया है। एक साटकी दोष और दूसरा है फ्रेंकल दोष, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो हमें ये नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष पढ़ना है जिसमें एक है धातु अधिकता का दोष और एक है धातु न्यूनता का दोष। पहला है धातु अधिकता का दोष, धातु अधिकता का दोष। देखिए मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल है, ये A पॉजिटिव है, B निगेटिव है, फिर A पॉजिटिव है और B निगेटिव है। इसी तरीके से यहाँ B निगेटिव है, A पॉजिटिव है और यहाँ मान लीजिए खाली है और यहाँ A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव, B निगेटिव,
फिर ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, और एक और लेते हैं बी निगेटिव ए पॉजिटिव बी निगेटिव और ए पॉजिटिव। तो ये हमारा क्रिस्टल जो है मान लीजिए परमाणुओं द्वारा धन आयन और ऋण आयनों द्वारा जो है बंधा हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक जो ऋण आवेशित होते हैं, ये ऋण आवेशित अपने यहाँ स्थान से जो है विलुप्त हो जाते। देखिए है धातु अधिकता दोष, तो धातु जो होता है धातुओं पर जो है धनावेश होता है, भाई धनावेश होता है। जितनी भी धातुएं होती है सभी धातुओं पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। और धनावेश जब होगा तो जाहिर सी बात है धातु अधिक होगा। अब इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पर ऋण आवेश अपने स्थान से खाली हो गया। एक ऋण आवेश पूरे क्रिस्टल में ये एफ केंद्र है, एफ केंद्र या अपने स्थान पर से एक ऋण आवेश विलुप्त हो गया। तो भाई धन और ऋण बराबर मात्रा में होते हैं, जितना धन होता है उतने ऋण होते हैं और दोनों मिल करके क्रिस्टल को बांधे रहते हैं। अब पता चला एक ऋण आवेश जो है कम हो गया तो धन आवेश अधिक हो गया ना। जब ऋण कम होगा तो इसकी अधिकता होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में जब ऋणात्मक परमाणु जो है विलुप्त हो जाता है तो अब चूंकि क्रिस्टल तो उदासीन होता ही है, तो उसको उदासीन करने के लिए वहां पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न हो जाता है और पूरे क्रिस्टल को जो है उदासीन बनाए रखता है। तो अब चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो ऋण की कमी हुई तो धन की अधिकता आ गई, तो इसीलिए धातु अधिकता का दोष कहा गया। देखिए ये जो धातु अधिकता का दोष है ये उन परमाणुओं में पाया जाता है, उन परमाणु क्रिस्टलों में पाया जाता है, क्रिस्टलों में पाया जाता है जहां पर साटकी दोष होता है। कहने का मतलब जिसमें साटकी दोष पाया जाता है वहीं पर यह धातु अधिकता का दोष, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प के साथ अगर हम गर्म करें तो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि NaCl को अगर हम सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करें तो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्रिस्टल पीले रंग का दिखाई पड़ता है, पीले रंग का दिखाई पड़ता है, जिसके कारण क्रिस्टल जो है पीले रंग के दिखाई पड़ता है। आपसे क्वेश्चन विकल्प में भी पूछा गया है कि जो है सोडियम क्लोराइड के वाष्प को सोडियम की अधिकता में जब हम गर्म करते हैं तो हमें ये पीले रंग का दिखाई देता है। किस कारण होता है? तो कारण इसका यही है कि जब हम NaCl को सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करते हैं या उसके जलीय लेयर में सोडियम वाष्प की अधिकता अगर होती है, सोडियम की अधिकता होती है, तो उसमें नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाता है, यानी धातु। अब सोडियम आप जान रहे हो कि जो सोडियम है, सोडियम क्या है? धातु है, और धातु जब इसमें ऐड होगा तो जाहिर सी बात है धातु अधिकता दोष उत्पन्न करेगा। तो धातु अधिकता दोष उत्पन्न करेगा जो कि एक नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स होता है और जिसके कारण वह क्रिस्टल जो है पीले रंग का दिखाई देता है। इसमें क्या था कि अधिकता में एक ऋण आयन विलुप्त हो गया और धातु हमारा फिर ज्यादा हो गया। अब इसमें दूसरा है अंतराकाशी धन आयनों के द्वारा दोष। देखिए धातु अधिकता में एक तो ऋणावेश जो है अपना स्थान छोड़ रहा है, अपना स्थान छोड़कर विलुप्त हो गया है।
हो गया है, तो जिसके कारण धातु अधिक हो गया, धनावेश अधिक हो गया, तब धातु अधुरता हुआ। और दूसरा है, एक तो ये हो गया, दूसरा जो है अंतराकाशी धन आयनों के द्वारा दोष। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। इसी तरीके से ये बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और इसी तरीके से यहाँ पे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव और फिर बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। ये मान लीजिए ये क्रिस्टल जो है पूरा जो है क्रिस्टल धनात्मक और ऋणात्मक परमाणुओं द्वारा पूरा क्रिस्टल जो है बना हुआ है। पूरा क्रिस्टल जो है धन आवेश और ऋण आवेश से मिल करके बना हुआ है। अब क्रिस्टल में कहीं पर जो है ये धनात्मक जो है अंतराकाशी स्थान, देखो जो बीच में जो स्थान होता है इसे हम अंतराकाशी स्थान कहा जाता है। अब चूंकि इसके बीच में ये धन आवेश उत्पन्न हो गया, मान लीजिए भाई धातु अधिकता का दोष सही है, तो इसमें जो है अंतराकाशी जो स्थान है उसमें धनायन उत्पन्न हो गया। तो अब अंतराकाशी स्थान में अगर धनायन उत्पन्न हो गया तो इसको, अब चूंकि क्रिस्टल तो उदासीन होता है, तो क्रिस्टल उदासीन होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए उसी क्रिस्टल में कहीं ना कहीं जो है ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो अब ये जब ऋणावेश उत्पन्न होगा तो ऋण और धन के द्वारा ये पूरा क्रिस्टल जो है उदासीन होता है। तो अब चूंकि धनावेश उत्पन्न हुआ है, कहाँ उत्पन्न हुआ है, ये अंतराकाशी स्थान में उत्पन्न हुआ है। तो अंतराकाशी स्थान में उत्पन्न होने के कारण इसे हम देखिए धातु अधिकता का दोष, धातु अधिकता का दोष, ये जो डी ब्लॉक के यौगिक होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, वो ज्यादातर बनाते हैं। देखिए धातु अधिकता का जो दोष होता है ये फ्रैंकल दोष के समान होता है। ये जो दोष होता है ये फ्रैंकल दोष के समान होता है। अब इसका एग्जाम्पल जो डी ब्लॉक के यौगिक होते हैं जैसे ZnO में ये जो है इस प्रकार का दोष पाया जाता है, अंतराकाशी धन आयनों के द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है, इसका एक एग्जाम्पल है Zn। दूसरा है धातु न्यूनता का दोष, धातु न्यूनता का दोष, धातु न्यूनता का दोष। जैसे सपोज करिए A प्लस बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, यहाँ पर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और फिर बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। एक को खाली रखिए। सपोज करिए ये हमारा क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में धातु न्यूनता का, तो धातु कह रहा है ना, यहाँ पे धातु है तो धातु कौन होगा, जिस पर धन आवेश होगा वही तो धातु होगा। अब पता चला इसमें का धन आवेश एक विलुप्त हो जाएगा, एक धन आवेश जो है कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर चारों तरफ बी है और इसमें यहाँ ये होना चाहिए था। अब पता चला ये धन आवेश जो है कम हो गया। होता है एफ सेंटर, एफ सेंटर में पता चला हमारा एक जो है धातु कम हो जाएगा, धनायन कम हो रहा है। तो धनायन कम हो रहा है तो इसका मतलब ये धातु न्यूनता अब कम हो रहा है। तो धातु, अब चूंकि क्रिस्टल उदासीन होता है, तो क्रिस्टल उदासीन होता है
तो ये अपना जो है ये अत्यधिक ये दोष उनमें पाया जाता है जिनमें हमें ऋणात्मक आवेश ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये जो धातु न्यूनता का दोष है ये भी जो है ये डी ब्लॉक के तत्व जो है संक्रमण तत्व ही बनाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है FeO, FeS, NiO, ये सब जो है ये धातु न्यूनता का दोष उत्पन्न करते हैं। भाई धातु न्यूनता का दोष जो है एक तो धनावेश कम हो गया, तो धनावेश कम हो गया तब न्यूनता हो गया। एक जो है दूसरा टाइप है कि मान लीजिए सपोज करिए ये A प्लस B नेगेटिव, A प्लस B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव। ये मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल है और क्रिस्टल में धन आवेश और ऋण आवेश आपस में मिल करके क्रिस्टल को बांधे हुए हैं। अब क्रिस्टल जो बना हुआ है इन क्रिस्टल में क्या हो जाए कि कहीं जो है ये ऋण आवेश इसके अंतराकाशीय स्थान में ये जो बीच वाला स्थान होता है इसको हम अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी स्थान। अब इसके अंतराकाशीय स्थान में पता चला ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए, यानी एक ऋण आवेश जो है बढ़ जाए। तो अब ऋण आवेश बढ़ गया तो धन आवेश ऑटोमेटिक कम होगा ही होगा। तो अब जब धन ऋण आवेश की अधिकता होगी वह ऋणात्मक परमाणु की अधिकता होगी तो धनात्मक परमाणु की न्यूनता होगी। भाई जब ऋणात्मक परमाणु की अधिकता होगी तो धनात्मक परमाणु की न्यूनता होगी, और जब धनात्मक परमाणु की न्यूनता होगी तो धातु न्यूनता दोष जो है उत्पन्न करेगा। अब पता चला कि अब ये दोष पाया किसमें जाता है, तो यह दोष जो है किसमें पाया जाता है ये अभी तक जो है ज्ञात नहीं है। इसका कोई एग्जाम्पल जो है अभी तक जो है ज्ञात नहीं है। अब इस प्रकार के जो क्रिस्टल है ये ज्यादातर अर्धचालक बनाते हैं। धातु न्यूनता का दोष में जिसमें ये ऋण आवेश अधिक हो जाता है इस प्रकार के क्रिस्टल में, इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं, इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं वे अर्धचालक का कार्य करते हैं, अर्धचालक होते हैं। ज्यादातर इस प्रकार के जो क्रिस्टल होंगे वो अर्धचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे कक्षा हाइबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि लिखिए। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको बहुत एक्सप्लेन करके नहीं बताना है। मीडियम में हम आपको सिद्धांत एवं क्रिया बताते हैं। देखिए हाइबर विधि द्वारा जो अमोनिया का निर्माण होता है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम जो है आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में लासातेलिनियम के अनुसार उच्च दाब और निम्न ताप पर अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जो है अधिक अमोनिया प्राप्त होगी। देखिए इसका रिएक्शन है भाई 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर हो गया, 6 हाइड्रोजन ये है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ये हो गया और साथ में 22.4 किलो कैलोरी उसमें उत्सर्जित होती है। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में और आयरन उत्प्रेरक
तथा मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में उच्च दाब और निम्न ताप पर, ये उच्च दाब निम्न ताप क्यों लिया गया? क्योंकि ये लासातेलियर नियम के अकॉर्डिंग है। इस अगर निम्न ताप और उच्च दाब लगाते हैं तो हमें अधिक अमोनिया प्राप्त होती है। अब ये लासातेलियर नियम क्या है? लासातेलियर नियम, देखिए लासातेलियर नियम जो है ये आपको 11th में बताया गया है। ये लासातेलियर नियम जो होता है देखिए इसमें दाब का प्रभाव जो है ये 3 शर्त पर निर्भर करता है। पहली शर्त क्या होती है? जब अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता बराबर होगा तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करो H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, इसमें अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों का एक एक पार्टिकल है और 1+1 यानी मिल करके 2 पार्टिकल है। और HI का अगर देखा जाए तो ये भी 2 पार्टिकल है, तो 2 पार्टिकल आपस में मिल करके बराबर हो रहे हैं, तो इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस कंडीशन में दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन से अधिक हो। तो मान लीजिए अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन से अधिक हो। जैसे मान लीजिए यहीं पे देख लो, ये उत्पाद का आयतन 2 उत्पाद बन रहा है और 3 1 4 मोल्स हम जो है ले रहे हैं और 2 ही मोल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा। दाब बढ़ाने पर अधिक उत्पाद मिलेगा। एक तो ये हो गया। और तीसरा शर्त ये है कि जब हम जो है अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन से कम होगा, अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन से कम होगा, तो दाब घटाना पड़ेगा। तो दाब घटाने पर अधिक उत्पाद बढ़ेगा। देखिए ये तीसरी कंडीशन जो है, अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन से कम होगा, यानी कहने का मतलब जो अभिकारक होगा वो उत्पाद से कम होगा। यहां पर देख लीजिए PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, यहां पर अगर देखा जाए तो अभिकारक का 1 मोल है और उत्पाद का 2 मोल है, एक 2 मोल, ये 2 मोल है और 2 मोल, 1 मोल अभिकारक का, 2 मोल उत्पाद का। तो ऐसे कंडीशन में दाब घटाना पड़ेगा। लासातेलियर नियम के अनुसार ताप की 2 कंडीशन है। एक होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ये उष्मा क्षेपी बाई क्षेपी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा? देखिए
यहाँ आप कोई भी रिएक्शन दिया है तो रिएक्शन देख के कैसे पता लगाओगे ऊष्माक्षेपी है कि शोषी है? तो रिएक्शन देख के जो है हम जो है पता लगाएंगे ऊष्माक्षेपी है कि शोषी। इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर प्लस होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। तो अब यहाँ पे चूंकि प्लस है तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, और क्षेपी का मतलब हुआ जिसमें अभिक्रिया होने पर ऊष्मा निकलती हो, जिसमें ऊष्मा जो है निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और जिसमें ऊष्मा लगाई जाती है वह अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। भाई अब जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस होगा, सपोज करिए यहाँ अगर माइनस होगा तो इधर मान लीजिए उधर से इधर अगर लाएंगे तो बराबर इधर आएगा तो प्लस नहीं होगा, और जब प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब इधर ऊष्मा देंगे तब हमारा आगे रिएक्शन होगा। भाई जब इधर ऊष्मा देंगे जितने ज्यादा गर्म करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट देगा। अब पता चला ये पहले जो है प्लस लगा है, ऊष्मा जो है हमारा निकल रहा है, अब पता चला पहले से ऊष्मा निकाल रहा है तुम और ऊष्मा दोगे तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे जो है जब ऊष्मा निकल रही होती है तो हमें क्या करना है, ऊष्मा घटाना है, इसीलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे एक शब्द है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या काम है, देखो कोई भी उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और स्वयं भाग नहीं लेते। कहने का मतलब उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं, बस कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन हमारा जो है लंबे समय से हो रहा है, अभी पूरा नहीं हो रहा। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हम उत्प्रेरक इसमें डालेंगे, उत्प्रेरक डालते ही ये तुरंत रिएक्शन करेगा, ये तुरंत जो है रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन जैसे ही तुरंत करे तो हमारा उत्प्रेरक जो करते हुए वैसे रहेगा, उसको फिर बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और स्वयं भाग नहीं लेते हैं। अब दूसरा एक कौन है, मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम वर्धक लिखा है, देखिए वर्धक जो होता है, वर्धक देखिए वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो अपना रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते हैं, ये बल्कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। यानी ये अपना जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। यानी वर्धक जो होते हैं ये बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, उत्प्रेरक को बढ़ा रहे हैं, ढकेल रहे हैं पीछे से। चलो, तो ये उत्प्रेरक की जो है क्रियाशीलता को जो बढ़ाते हैं वो वर्धक कहलाते हैं। ये अकेला आयरन उत्प्रेरक जो है नहीं कम काम कर रहा था तो इसमें वर्धक डाल दे, अब ये और तेजी से काम करना लगता है, जिससे अधिक अमोनिया बनती है। तो ये जो हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का जो निर्माण होता है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 यहाँ पे जो अनुपात लिया जाता है 1:3 के अनुपात में लेकर के आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में उच्च दाब और निम्न दाब पर लासातेलिए नियम के अनुसार अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें अधिक अमोनिया प्राप्त होती है। चूंकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए निम्न दाब पर और उच्च दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है तीसरे का, उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, देखिए जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, यौगिक देखिए उपसह संयोजी यौगिक कौन होते हैं, जैसे सपोज करिए K4 FaCl का होल 6, ये एक उपसह संयोजी यौगिक है। तो अब
पूछा गया उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए उपसह संयोजन संख्या, संख्या क्या है? देखो पहली बात तो ये उपसह संयोजी यौगिक है K4FeCl का होल 6। अब ये उपसह संयोजी यौगिक है तो ये इसका जो है यहां से यहां तक जो होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ये परास कहलाता है, जैसे हम उपसह संयोजी परास कहते हैं, यानी यहां से यहां तक जो क्षेत्र होता है वो उपसह संयोजी क्षेत्र। उपसह संयोजी क्षेत्र क्या है? या उपसह देखो ये बड़ा ब्रैकेट होता है यहां से यहां तक, इस बड़े ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, उपसह संयोजी क्षेत्र बोलते हैं। अब इसी उपसह संयोजी क्षेत्र, भाई क्षेत्र क्या है? देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु, कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंटर मेटल एटम, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहां से यहां बड़े ब्रैकेट के अंदर केवल हम केंद्रीय धातु को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने लोग लगे होते हैं वो सब के सब जो है उपसह संयोजी यौगिक या समूह ही होते हैं, या उपसह संयोजी यौगिक या समूह कहलाते हैं। तो अब सब के सब जो है इस Fe के साथ जो है वो उपसह संयोजी बंध बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए इस एग्जाम्पल में तो ये 6Cl जो है इस Fe के साथ उपसह संयोजी बंध बना रहा है, तो यहाँ पर जो उपसह संयोजन संख्या होगा, उपसह संयोजन संख्या जो होगा वो कितना होगा? 6Cl है ना, तो उसकी संख्या जो होगी वो 6 होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए CuNH3 का होल 4Cl2, मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल है, कोई जो है उपसह संयोजी यौगिक है। अब ये उपसह संयोजी यौगिक है तो ये इसका केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। अब केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर 4 जो है उदासीन लिगेंड लगा। ये तो ये जो उपसह संयोजन संख्या होती है इसे हम समन्वय संख्या भी कहा जाता है, और ये लिगेंड होते हैं, ये जितने उपसह संयोजी बंध बनाते हैं उनको हम लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम जो है लिगेंड कहते हैं, लिगेंड, इनको लिगेंड कहा जाता है। अब ये जो है देखिए 4 NH3 यौगिक है और 2 क्लोरीन परमाणु है, तो ये जो है 2 ये 4 ये, अगर पूछा जाए कि उपसह संयोजन संख्या कितनी है तो यहां से यहां तक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में ही काउंट करेंगे, 2 ये 4 ये, यानी कुल मिला के इस यौगिक का जो उपसह संयोजन संख्या होगा वो 4 2 6, यानी 6 जो है उपसह संयोजन संख्या होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जितने भी परमाणु या समूह उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से जितने अणु परमाणु या समूह उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु से जितने अणु परमाणु या समूह जो है उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं वो उसका जो है उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है तीसरे का घ, प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए प्रोटीनों के विकृतीकरण, विकृतीकरण यानी बिगड़ना,
भाई विकृतीकरण से सीधा आशय बिगड़ना। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है इसका विकृतीकरण कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन है, मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है। अब प्रोटीन को क्या करें, हम ताप दे दें, यानी इसको जो है गर्म कर दें, या इसका रासायनिक जो है कोई रासायनिक परिवर्तन कर दें, जिससे जो है जिससे इसका पीएच जो है बदल जाए, इसका पीएच जो है कुछ जो है प्रभावित हो जाए या बदल जाए, प्रभावित हो जाए, इसका पीएच जो है प्रभावित हो जाए। और जब पीएच प्रभावित होगा तो इसमें जो हाइड्रोजन आबंध होंगे, हाइड्रोजन आबंध होंगे, वो जो है अव्यवस्थित हो जाएंगे, हाइड्रोजन आबंध जो है अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो अब इसमें हाइड्रोजन आबंध अव्यवस्थित यानी अस्त व्यस्त हो जाएंगे, यानी जो इसका हाइड्रोजन आबंध जो नेचुरल जो उसका संगठन है, इस हाइड्रोजन आबंध का जो संगठन है वो जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। और जब अस्त व्यस्त हो जाएगा तो जो शुद्ध प्रोटीन होगा वो विकृत नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अंडा है, अंडे हैं, अब अंडे को अगर उबाल दिया जाए, उबाला, अगर अंडे को हम उबाला जाए तो अंडे का क्या कैसे होगा, वो जो है ठोस हो जाता है, यानी जो अंडे में द्रव होता है वो पूरा भर जाता है, अंडा कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो उसकी व्यवस्था बदल रही है, नहीं बदल रही। अब ये विकृतीकरण जो होता है ये 2 डिग्री ये और 3 डिग्री तक, ये है 3 डिग्री और 2 डिग्री तक जो है परिवर्तित हो जाता है। सिर्फ उसमें जो उसका स्थायित्व जो बचता है केवल 1 डिग्री तक बचता है। तो यही प्रोटीन का जब उसका रासायनिक संगठन यानी जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, ये सब जो है अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसी की अव्यवस्था को प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है, चौथे का है, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये का है। कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पियर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। यानी जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें हम 1 एम्पियर की धारा जो है डाल करके 900 सेकंड तक जो है वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी कैथोड पर कितना कॉपर हमें प्राप्त हुआ, उसका कितना कॉपर प्राप्त हुआ, उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, दिया है 1 एम्पियर, यानी जो आई है वो 1 एम्पियर आपको दिया गया है, यानी धारा दी गई है। और क्या है, सेकंड दिया है, टी बराबर 900 सेकंड दिया है। और क्या दिया गया है, और सीयू का द्रव्यमान दिया गया। तो यहाँ पर आप जानते हैं Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT होता है। अब Q बराबर I की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1 है और T की वैल्यू 900 है। तो ये जो निकल के आ जाएगा 900 कूलाम, ये हमारा Q कूलाम में होता है। तो ये हमारा Q निकल के आ गया 900 कूलाम। अब चूंकि कॉपर में आप Cu है तो Cu पर 2 इलेक्ट्रॉन का, भाई Cu पर 2 प्लस चार्ज होता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो Cu में चेंज होगा। भाई कॉपर निकाल रहे हो ना, तो कॉपर निकालने के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है वो घुला हुआ है। देखो CuSO4 यहां से ले लो, ये लिखा है CuSO4। अब CuSO4 का जब जलीय विलयन होगा तो Cu2 प्लस चार्ज और SO4 2 नेगेटिव चार्ज होगा। जाहिर सी बात है उसमें आवेश जो होंगे धनावेश और ऋण आवेश होगा। अब ये जब आप धारा प्रवाहित करोगे, जो है एम्पियर की धारा प्रवाहित करोगे और कॉपर निकाल रहे हो इस कॉपर को, तो जाहिर सी बात है ये 2 प्लस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और सीधा Cu में चेंज होगा। तो यहाँ N की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में दिया गया है यानी कॉपर 63 यानी 63 ग्राम कॉपर को निक्षेपित
63 ग्राम कॉपर को निक्षेपित के लिए आवश्यक आवेश तो आवेश जो होगा वो हो जाएगा बराबर 2F। देखो NF होता है, यहाँ पर N 2 है तो 2F और 2 जो है F जो है ये होता है 96,500। ठीक है, यहाँ पर पहले से बताया गया ये आवेश इतना दिया जा रहा है तो 900 कूलाम ये आवेश है तो 900 कूलाम द्वारा निक्षेपित 900 कूलाम द्वारा निक्षेपित Cu, देखिए यहां समझ लेते हैं, 900 कूलाम द्वारा निक्षेपित Cu की जो मात्रा होगी भाई 63 में निकाल रहे हैं तो यहां हो जाएगा 63 गुणे 900 2F, F है 96,500। देखिए इसको जब सॉल्व करोगे काट इत्मीनान से इससे इसमें काट दीजिएगा, भाग दीजिएगा, 0.2938 ग्राम जो है हमें एक कॉपर की जो है मात्रा जो है प्राप्त हो जाएगी। इसका जो आंसर आएगा जो कॉपर निक्षेपित हो रहा है वो 0.2938 ग्राम लगभग आएगा। आप चेक कर लीजिएगा काट करके। देखिए यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो अब इसमें आई दिया है, आई ले लीजिए, टी दिया है और Q बराबर आई टी आप जानते ही हो, Q बराबर ये आई और टी रखोगे तो ये आपका 900 कूलाम हो जाएगा। और आप कॉपर जब निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन से आप निकाल सकते हो कि कॉपर सल्फेट जो विलयन होता है इसको जब आप ये टूटेगा विलयन में तो Cu2 प्लस चार्ज और SO4 2 नेगेटिव चार्ज में टूटेगा। अब ये 2 प्लस चार्ज होगा तो Cu2 प्लस चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये Cu में अवक्षेपित हो जाएगा। इस तरीके से Cu में अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब N जो होता है ये NF होता है, यानी कि कॉपर को निक्षेपित करने के लिए किया गया आवेश। तो 2F 2 N हो गया और ये F जो है 96,500 फैराडे है। अब चूंकि इतने जो है 900 कूलाम द्वारा निक्षेपित हो रहा है, यहाँ 900 निकाले हैं तो 900 कितना कॉपर हो रहा है तो 63। ये कॉपर का जो द्रव्यमान दिया गया है Cu बराबर 63 प्रभाव, तो ये एक कॉपर का है 63 गुणे 900 अपान 2F और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक कॉपर की मात्रा जो है द्रव्यमान जो है गणना कॉपर का द्रव्यमान निकल आएगा। टाइम होगा वो इसमें बस इतना और अगला जो है नेक्स्ट में।